हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू की क्लास में। जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है ये। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, पूरा वीडियो अंत तक देखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि जैसे भी कोई वीडियो आती है चैनल पे आपके लिए, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उन सारे क्वेश्चन से रूबरू हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज स्टैटिक जीके की क्लास है, वायुमंडल से रिलेटेड ये क्लास है, ज्योग्राफी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है ए जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी बायोगैस या फिर ऑप्शन डी। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि जिस धरा पे हम लोग हैं, निवास कर रहे हैं, उसके नीचे जब भी किसी प्रकार की कोई हलचल होती है या ज्वालामुखी, भूकंप या कोई भी चीज जो अंदर खनिज या लवण है उनमें कोई भी हलचल होती है, उनमें कोई भी क्रिया होती है, उस वजह से जो है जो गर्मी प्राप्त होती है उसी को ऊर्जा को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयनोस्फीयर इज नॉट करेक्ट। आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है। आपके ऑप्शन है ए रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस आती हैं। पृथ्वी पर वापस आती हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स, इसमें आवेशित कण होते हैं, प्लस माइनस आयंस होते हैं। ऑप्शन सी इट इज आयनाइज्ड बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन, या सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित होता है। या फिर ऑप्शन डी इट इज लोकेटेड इमीडिएटली अबव द स्टेटोपॉज, या स्टेटोपॉज के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्योंकि ये जो डी है ये आपका गलत है, बाकी तो तीनों सही हैं। क्योंकि जो आयन मंडल है उसमें प्लस माइनस आवेशित कण होते हैं, बी होता है। रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा पृथ्वी पर वापस आती हैं। मतलब कि हम लोग जो धरती पर रहकर बातचीत, जो फोन का इस्तेमाल करते हैं, सेटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, वो जो हम यहाँ पे हेलो बोल रहे हैं अपने फोन पे, तो जो दूसरी पार्टी जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आपका जो हेलो है वो इसी आयन मंडल के पास जाता है। ये वो रेडियो तरंगे इसी आयन मंडल में जाती हैं और वहां से टकरा करके फिर वापस आपके पास ही आती हैं, जिससे कि संचार पॉसिबल हो सकता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। और ब्रह्मांडीय विकिरण भी इसी आयन मंडल में ही होता है। लेकिन यह जो है स्टेटोपॉज के ठीक ऊपर स्थित है, ये गलत है, नहीं होता। ठीक है, क्योंकि स्टेटोपॉज क्या होता है, जैसे कि आप देखिए, सबसे जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है, वहां से जो मंडल उसके ऊपर होता है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। फिर ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि समताप मंडल। फिर उसके ऊपर होती है मध्य मंडल, और फिर मध्य मंडल के ऊपर होती है ताप मंडल या फिर आयन मंडल। ठीक है, जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। तो स्टेटोपॉज के ऊपर ये नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। निम्न में से किस वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। आपके ऑप्शन है ए ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, या फिर डी मीजोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कौन सी सबसे निचली परत होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि देखिए, जो आपकी जो परत होती है, जिसपे हम, ये जमीन है, समझ लीजिए जिसपे हम लोग खड़े खड़े हैं, सिंपल वे में समझिए, ये जमीन है जिसपे हम लोग अपना घर बना रहे हैं, खड़े हैं। यहां से लेकर के इसके ऊपर की जो परत होती है पहली वाली, जो कि लगभग 16 से 18 किलोमीटर की होती है विषुवत रेखा पे। और जो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं नॉर्थ साउथ, वहां पे ये 6 से 8 किलोमीटर की रेंज के तक की होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, पहली लेयर। और फिर इसके बाद आपकी बाकी लेयर आती हैं। ठीक है, तो सबसे निचली परत कौन सी होगी आपकी, ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, मेजोस्फेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेजोस्फेयर यानी कि आपका मध्य मंडल जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेजोस्फेयर
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपके ऑप्शन है ए, यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। तो देखिए दोस्तों, ये वायुमंडल की तीसरी परत होती है, बिल्कुल सही है। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल और फिर मध्यमंडल, तो ये तीसरी हो गई, सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इस परत में तापमान ऊंचाई बढ़ने पर तेजी से बढ़ता है। इस परत में ऊंचाई तापमान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है, ये कह रहा है कि। और तीसरा ऑप्शन सी आपको क्या कह रहा है कि उल्का पिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर इस परत में जल जाते हैं। और ऑप्शन डी कि यह समताप मंडल से सीधे ऊपर है, इट इज डायरेक्टली। तो देखिए मैंने आपको बताया कि पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल और फिर मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। तो आपका ऑप्शन डी भी जो है वो सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन गलत क्या है? इसका ऑप्शन गलत है आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। यहाँ पर क्या है, तापमान ऊंचाई बढ़ने पर तेजी से बढ़ता नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो स्टेबल रहता है। यहाँ पर टेम्परेचर स्टेबल रहता है, ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता नहीं है। और उल्का पिंड जो अंतरिक्ष से आते हैं वो यहाँ पे जैसे ही प्रवेश करते हैं इसमें मेसोस्फीयर में, मध्यमंडल में, वो यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि ए सी डी आपके सही हैं और बी जो है आपका ये गलत है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब कि वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग किस परत में पाया जाता है वायुमंडल की। आपके ऑप्शन है ए ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, बी थर्मोस्फेयर वायुमंडल, सी एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल या फिर डी मीजोस्फेयर मध्यमंडल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका जो सबसे सही आंसर है वो है आपका, इसमें जो है आपका जो आंसर है मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है यहाँ पर। देखिए एक ऑप्शन है वो है नहीं, ये आपका ऑप्शन बी जो है ये नहीं है। इसका जो आंसर है आपका वो है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में ये सबसे ज्यादा ओजोन जो है वो पाए जाते हैं, ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में। तो ए बी सी डी नहीं है, इसका ऑप्शन आपका होगा समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। यहीं पर ओजोन लेयर पाई जाती है जिस पर कि जो है अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव पड़ता है और ओजोन परत जो होती है उसमें कमी आती है, उस पर ह्रास होता है। और ओजोन परत की जो मोटाई है उसकी नापने की जो यूनिट है उसको बोलते हैं डाप्सन यूनिट। डाप्सन यूनिट से हम ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द लेयर is the upper limit of our atmosphere. It extends from the top of the thermosphere up to 10,000 किलोमीटर या 6,200 माइल्स। हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जो तापमंडल से 10,000 किलोमीटर या 6200 मील तक है। तो देखिए इसका सही जवाब जो आपका है ए आयनमंडल, बी एक्सोस्फेयर वायुमंडल, सी ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल या फिर डी मीजोस्फेयर। देखिए फिर आप देख लीजिए, पूछ रहा है सबसे ऊपरी परत कौन सी है जो तापमंडल से 10,000 किलोमीटर ऊपर है। तो सबसे नीचे आपकी क्या हो गई, क्षोभ मंडल, फिर कौन सी आई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, फिर आपकी मध्य मंडल, फिर आपकी आई आयन मंडल और फिर आपकी आई बहिर्मंडल। तो देखिए आयन मंडल सबसे ऊपर बहिर्मंडल और बीच में आपकी मध्य मंडल, ठीक है, मध्य बोले या मेसोस्फीयर बोल दें। अब पूछ रहा है सबसे ऊपर कौन सी है, तो सबसे ऊपर आपका आंसर क्या होगा, बी एक्सोस्फीयर होगी सबसे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द लेयर स्टार्ट एट अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड 8 टू 14.5 किलोमीटर हाइट। दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द डेंसेंट एंड ऑलमोस्ट ऑल वेदर इज इन दिस रीजन। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर तक जाती है। वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे सघन होता है और इसी में सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए समताप मंडल, बी ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, सी मेसोस्फेयर मध्यमंडल या फिर डी टोनोस्फेयर आयन मंडल। तो देखिए मैंने आपको बताया अभी कि जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, समझ लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है। और यहाँ से जो ये वाला है क्षेत्र या जो बादल आप देख रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है वो जो है लगभग विषुवत रेखा पे 16 से 18 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी। और यहीं पर हम लोगों का सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु सारे मौसम यहाँ पाए जाते हैं। किस मंडल पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल, जो कि सबसे निचली परत होती है, इसी में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
पूछ रहा है कि चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज ए काम एरिया, इट इज कॉल्ड द स्टॉर्म। यानी कि जब कोई चक्रवात आता है तो उसका जो सेंटर होता है वो शांत क्षेत्र होता है, उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए हार्ट, बी हेड सिर, सी आई नेत्र, या फिर डी भुजा। तो देखिए दोस्तों, जो इसका आंसर है सही वो है आपका आई। चक्रवात का के जो केंद्र होता है वो शांत होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं या नेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 30 से लेकर के 65 किलोमीटर के डायमीटर में ये शांत क्षेत्र होता है, जो कि चक्रवात का जो रेंज होता है उसके सेंटर में 30 से 65 किलोमीटर की डायमीटर में ये शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात क्या होता है, जब भयंकर मात्रा में हवाएं चलती हैं, गोल गोल घूमती हैं, उसी को चक्रवात कहते हैं। अधिकतर ये रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विच इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जो हमारा वायुमंडल है वो क्या है, वो है कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस। कई गैसों से मिलकर के हमारा वायुमंडल बना हुआ है, और ये जो गैसें हैं इन्होंने अर्थ को, पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, तो इसमें दो प्रमुख गैसें हैं, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन, लगभग 78%, और जो दूसरे नंबर पर पाई जाती है वो आपकी ऑक्सीजन, जो कि प्राणियों के लिए बहुत ही जरूरी है, वो है 21%। तो सबसे टॉप पे है नाइट्रोजन, तो दूसरे पे कौन सी होगी दोस्तों, तो दूसरे पे इसका आंसर हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बैथोलिथ इज अ टाइप ऑफ। बैथोलिथ क्या है, पूछ रहा है बैथोलिथ क्या है। आपके ऑप्शन है ए द्वितीय प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूएंट, बी वैली है, दर्रा है, घाटी है कोई, सी ओशियन करंट है, सागरीय धारा है, या फिर डी इग्निशियस रॉक है, या आग्नेय चट्टान है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, ये एक तरह की आग्नेय चट्टान है। यानी कि जैसे होता क्या है कि जब, जो आपने देखा होगा ज्वालामुखी आता है, वॉल्केनो आता है, वॉल्केनो धरती के अंदर से आता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये आपकी मान लीजिए धरती है, यहाँ से वॉल्केनो फूटा है, निकला हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, गरम गरम लावा निकल रहे हैं, गरम गरम लावा निकल रहे हैं, और ये जब बाहर निकलते हैं गाद के रूप में और कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, और जब वहां पे ये ठंडे हो जाते हैं, जब ये ठंडे हो जाते हैं तो वहीं पर एक चट्टान का निर्माण करते हैं, जिन्हें आग्नेय चट्टान या इग्निशन रॉक कहते हैं। इसी को बैथोलिथ भी एक तरह की आग्नेय चट्टान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, a force due to which moving object, wind and water current tend to deflect to the right in northern hemisphere and left in southern hemisphere is known as। किसी बल के कारण कोई गतिशील पिंड है, जो वायु तथा जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ से और दक्षिणी गोलार्ध में बाई तरफ से विक्षेपित हो जाती है। कौन सा बल है जिसके कारण जो कोई गतिशील पिंड है वो उत्तरी गोलार्ध में जब जाता है, जैसे कि आपकी पृथ्वी है, ये बीच में आपकी इक्वेटर है जो दोनों को अलग कर रही है, ये आपकी हो गई उत्तरी गोलार्ध, ये आपकी हो गई दक्षिणी गोलार्ध, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इसमें क्या करता है, जब कोई गतिशील पिंड आता है तो वो बाई तरफ विक्षेपित हो जाता है। कौन से बल के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, ए विक्षेप बल, बी अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स, सी मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, या फिर डी अप्लाइड फोर्स प्रयुक्त बल। चारों में से इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, चारों में से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विक्षेप बल या कोरियोलिसिस फोर्स। ठीक है, जैसे कि जब धरती अपनी धुरी पर, ठीक है, अपने एक्सिस पर वो रोटेट नहीं, धुरी पर वो रोटेट नहीं करती, तब इसी फोर्स के कारण होता है कि दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाई तरफ जो गतिशील पिंड होते हैं वो विक्षेपित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सीरस एंड क्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ। पछाव और मेघपुंज क्या हैं। आपके ऑप्शन है ए पहाड़, बी बादल, सी लहर, या डी सॉइल मृदा, माउंटेन क्लाउड्स वेव्स या सॉइल। तो देखिए दोस्तों, 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा क्लाउड्स, बादल। ये पछाव और मेघपुंज एक प्रकार के बादल हैं। ठीक है, इनका कलर क्या होता है, इनका व्हाइट कलर होता है, क्लाउड का इनका व्हाइट कलर होता है,
ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर जो होता है, यानी कि जो क्षोभ मंडल होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, क्षोभ मंडल, ये हम खड़े हैं यहाँ पर और हम ये बादल देख रहे हैं, जितनी दूर तक हम बादल देख रहे हैं यही हमारा क्षोभ मंडल है। जब हम जिस जमीन पे खड़े हैं वहां से लेकर के लगभग 16 से 18 किलोमीटर की रेंज होती है। इसी रेंज में ये पच्छाद और मेघपुंज पाए जाते हैं जो कि बादल होते हैं। ठीक है, और जमीन से बहुत नजदीक होते हैं। आप देखेंगे कभी भी पहाड़ी एरिया में जब जाएंगे आप, पहाड़ी एरिया में जाएंगे आप, तो आप जब पहाड़ पे खड़े रहेंगे तो आपको वहां पे जो क्लाउड्स है वो आसपास दिखाई देंगे, सफेद सफेद। इन्हीं को पच्छाद और मेघपुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच इन्वायरमेंटल फिनोमिनन हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन सीएफसी से जोड़ा गया है। कौन सी घटना है, बताइए कौन सी घटना है दोस्तों। तो देखिए सीएफसी क्या होता है, बहुत ही खतरनाक रसायन है हमारी धरती के लिए, हमारे ओजोन लेयर के लिए। जैसे कि ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है, एसी जो चल रही है आपकी उससे सीएफसी बाहर निकलता है, ठीक है, उसमें भरा है। उसके बाद जितनी भी कूलिंग करने वाली आपके पास डिवाइस हैं, जितनी भी कूलिंग करने वाली हैं, एसी है, फ्रिज है, ठीक है, कार की एसी है, इन सब से ये रसायन बाहर निकलता है जो कि बहुत ही खतरनाक है ओजोन लेयर के लिए। उसमें क्षरण कर सकता है, उसकी मोटाई को घटा सकता है, जिससे कि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो हम लोगों तक पहुंच करके हम लोगों की त्वचा को नुकसान पहुंचाती सकती हैं और कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकती हैं। तो इसका ऑप्शन है ए विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण, बी टाइडल फ्लो ज्वारीय प्रवाह, सी ओजोन डिप्लेशन, या फिर डी लहरों का प्रसार। तो मैंने आपको बताया ना कि ये ओजोन लेयर के खतरनाक होती है, इसलिए इससे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी ओजोन डिप्लेशन या फिर ओजोन रिक्तीकरण भी बोलते हैं, और इसको ओजोन क्षरण भी बोलते हैं या ओजोन ह्रास भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, above which layer of the atmosphere does the exosphere lie। बाह्यमंडल परत किस परत के ऊपर है। ऑप्शन ए समताप मंडल, बी थर्मोस्फेयर ताप मंडल, सी मेसोस्फेयर मध्य मंडल, डी ट्रोपोस्फेयर आयन मंडल। ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, हम यहाँ खड़े हैं, पहली लेयर हमारी क्षोभ आ गई, ठीक, उसके बाद दूसरी, दूसरी क्या आई, दूसरी हमारी आ गई स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समताप बोलते हैं, दो हो गई, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या आ गई, मध्यमंडल आ गई, फिर इसके ऊपर आ गई आयन मंडल या फिर तापमंडल, और फिर आ गई आपकी बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर। तो बाह्यमंडल किस परत के ऊपर है, आपकी तापमंडल के ऊपर है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द टर्म मानसून इज डिराइव्ड, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आपके ऑप्शन है ए इटालियन शब्द, बी लैटिन शब्द, सी अरेबिक, या फिर डी ग्रीक यूनानी। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है अरेबिक वर्ड है ये, और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, असम की जलवायु को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। द क्लाइमेट ऑफ असम कैन बी डिस्क्राइब एज। आपके ऑप्शन है ए ह्यूमिड क्लाइमेट, नमी वाला यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी माउंटेन क्लाइमेट या पर्वतीय जलवायु, सी ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट उष्ण कटिबंधीय या सख्त जलवायु, मतलब सूखा पड़ा हुआ है और वहां पे कैक्टस वैक्टस जैसे पौधे उगे पड़े हैं, और ऑप्शन डी ट्रॉपिकल मानसून रेनफोर्स क्लाइमेट उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु। यानी कि ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि वहां पर असम में बारिश ज्यादा होती है और वहां पे वर्षा के कारण वहां पे जो है कटिबंधीय जल वायु है और वहां पे वन है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन इसमें क्या है, असम की जलवायु कौन सी है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु। ठीक है, क्योंकि असम में क्या है, जो गर्मी होती है जब समर होती है वहां पे, समर में वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो 35 से 39 डिग्री की सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, और विंटर में वहां पे क्या होता है, विंटर में वहां पे होता है 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इस वजह से क्या होता है कि वहां पे बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे, इसलिए वहां पे उससे वन उग जाते हैं।
जंगली पौधे उग जाते हैं, इस वजह से वहां पे उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु पाई जाती है। वहां की जो रातें होती हैं वो बड़ी फॉगी होती हैं, यानी कि धुंध वाली होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 is a naturally occurring phenomenon that is responsible for the heating of the earth's surface and atmosphere। एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। सभी को पता होगा इसका आंसर। आपके ऑप्शन देखिए, जो हमारी धरती है आजकल ग्लोबल वार्मिंग से बहुत जूझ रही है ना, और बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। क्यों हो रहा है इतना गर्म हमारा वायुमंडल, वही पूछ रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है ए रेडिएशन विकिरण, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर डी ग्लोबल हीटिंग। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका सी, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। कई तरह की ऐसी गैसें हैं जिनकी वजह से जो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसेज आती हैं, अगर आप उसका आंसर इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में दें तो हमें भी पता चले कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसों के बारे में कुछ जानकारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक दैट डील्स विद देयर कंपोजिशन, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, देयर अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड देयर ओरिजिनल इन रिलेशन टू साइकोकेमिकल कंडीशन इज कॉल्ड, फिजियोकेमिकल कंडीशन इज कॉल्ड, सॉरी। चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन जिसका संबंध, चट्टानों का पूछ रहा है, चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन जिसका संबंध उनकी रचना, बनावट, संरचना, उत्पत्ति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक परिस्थितियों के संबंध में उनके मूल रूप से होता है। चट्टानों के अध्ययन के बारे में पूछ रहा है, उसको क्या कहलाते हैं, मतलब हम जो चट्टानों का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक, उसको क्या कहते हैं, सिंपल में समझिए। ऑप्शन ए जियोलॉजी, ऑप्शन बी शिला विद्या लिथोलॉजी, ऑप्शन सी जियोमोर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलॉजी शिला विज्ञान। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी पेट्रोलॉजी शिला विज्ञान। जैसे नाम से ही है शिला विज्ञान, शिला यानी पत्थर, पत्थर यानी चट्टान, तो इसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक सक्सेशंस एंड देयर इंटरप्रिटेशंस इन टर्म ऑफ अ जनरल टाइम स्केल इज कॉल्ड। वह वैज्ञानिक विषय क्या कहलाता है जिसका संबंध सामान्य कालक्रम के संदर्भ में चट्टान अनुक्रमण के वर्णन तथा उनकी व्याख्याओं से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चट्टान अनुक्रमण के वर्णन तथा उनकी व्याख्याओं से किसका संबंध होता है, वह वैज्ञानिक विषय क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन है पैलेटोनॉमी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, दूसरा है आपका स्ट्रेटोग्राफी स्तर विज्ञान, तीसरा है सी आपका मिनरलोजी जिसको आप बोलते हैं खनिज विज्ञान, मिनरल का अध्ययन किया जाता है इसमें, खनिज विज्ञान, और चौथा है आपका जियोडेसी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भूगणित। तो क्या पूछ रहा है? चट्टान अनुक्रमण के वर्णन तथा उनकी व्याख्या किसमें होती है? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी स्तर विज्ञान में, इसका ऑप्शन है स्तर विज्ञान में इनकी चट्टान के अनुक्रमण के वर्णन तथा उनकी व्याख्या का विषय रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इज ए मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय बैंडिंग कास्ट बाय सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक टिपिकली लाइट एंड डार्क सिलिकेट्स। पूछ रहा है वो कौन सी चीज है जिसकी विशेषता पटरचन्ना होती है, जो एक रूपांतरित चट्टान रूप है, यानी कि रूपांतरित शैल है। अलग अलग प्रकार की चट्टानों विशेष रूप से हल्के और काले सिलिकेट के पृथक्करण के कारण उत्पन्न होती है। अलग अलग प्रकार की चट्टानों जिनमें विशेषकर हल्के और काले सिलिकेट होते हैं उनसे ये बनती है। आखिर वो चीज है क्या? तो आपके ऑप्शन है ए ग्नीस शैल, बी क्वार्टराइज, सी स्लेट, या फिर डी मार्बल। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका सैल। सैल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, यानी कि कायांतरित होती है। किससे बनती है? ये सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से बनती है। मतलब जो पत्थर हैं, चट्टाने हैं, उनके पृथक्करण, उनके टूटने से ये हमारी जो शैल है ये बनती है। ठीक है, ये हल्की होती है और डार्क होती है, बहुत ही काली होती है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्निशियस रॉक, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान है। यानी कि जो मैंने पहले बताया, ज्वालामुखी से जो निकलती है लावा, जब वो ठंडी हो जाती है गाद के रूप में, तो वहां पे जो चट्टान बनता है उसी को हम लोग आग्नेय शैल कहते हैं। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी है वो, ए चूना पत्थर लाइमस्टोन, बी स्लेट, सी मार्बल संगमरमर, या फिर डी ग्रेनाइट। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपका सही आंसर है। ठीक है, ये कैसे बनती है, ये बनती है क्रिस्टलाइजेशन होता है किसका, किसका होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन होता है मैग्मा, यानी कि जो लावा निकलता है उसी के क्रिस्टलाइजेशन से ये ग्रेनाइट पत्थर बनता है ज्वालामुखी के मैग्मा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि द ब्रेकिंग प्रोसेस ऑफ रॉक ड्यू टू विंड वाटर एंड क्लाइमेट इज नोन एज। कोई भी चट्टान है जब वो हवा पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा टूट जाती है तो उसको क्या कहते हैं। आमतौर पे अभी आप पिछले सीजन में देख रहे होंगे कि जो पहाड़ी एरिया वहां से न्यूज आ रही थी, कई खबरें आ रही थी कि जाम लग गया है, गाड़ियां रुक गई हैं, रास्ता बंद हो गया है, क्यों हुआ है तो वही आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए लैंडस्लाइड भूस्खलन, बी वेदरिंग अपक्षय, सी एरोजियन अपक्षरण, या फिर डी सॉलिडिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है वेदरिंग अपक्षय। अपक्षय जो है वो ब्रेकिंग डाउन का होता है, किससे होता है, डिजॉल्विंग ऑफ रॉक, उनके जो खनिज हैं वो टूट के निकल जाते हैं पहाड़ों से। ठीक है, और जब एक बार एक पत्थर टूट जाता है या चट्टान कोई टूट जाती है और नीचे आती है तो क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट को रोक देती है, जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक करती है। ठीक है, और उनसे क्या होता है, उनसे मिनरल प्राप्त होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षय या वेदरिंग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द मशरूम रॉक आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए डेजर्ट मरुस्थल में पाई जाती है, बी माउंटेन पहाड़ों पाई जाती है, सी कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदानों पाई जाती है, या फिर डी प्लेटू पठार पे पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जो छत्रक शिला है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, बेसिकली वो आपकी पाई जाती है मरुस्थल में। अधिकतर देखिए राजस्थान के जो मरुस्थल है वहां पे आपको ये छत्रक शिलाएं मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ रॉक्स एक्सपोज टेम्परेचर बाय चेंजेस फ्रॉस्ट एक्शन प्लैनेट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड। तापमान परिवर्तन, तुषार, पौधों पशुओं और मानव गतिविधियों के कारण और इसके संपर्क में आने के कारण चट्टानों का टूटना एवं क्षय होना क्या कहलाता है। अभी आपने देखा हवाओं से, ठीक है, हवाओं की वजह से, पानी की वजह से जो चट्टान टूटती हैं उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग। अब पूछ रहा है कि तापमान परिवर्तन, पौधों पशुओं और मानव के गतिविधियों के कारण, जैसे कि मान लीजिए कहीं पहाड़ काट करके सड़क बनाई जा रही है, ठीक है, कहीं रेलवे जा रही है, तो उसकी वजह से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा था, जिस एनटीपीसी का जिसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में जो वहां पे घर बने हुए थे उनमें पानी आने लगा, लीकेज हो गया और कई घर तो वहां पे टूट गए। बहुत लोगों को वहां से हटा करके दूसरी जगह पे फिर से उनको बसाना पड़ा। ठीक है, तो ये मानव संपर्क, मानव गतिविधियों के कारण ही चट्टान टूटे थे। तो इनका ऑप्शन देखिए क्या है, ए वेदरिंग अक्षय, बी स्मेल्टिंग प्रगलन, सी डिफॉरेस्टेशन निवर्णीकरण या फिर जंगल की कटाई, या फिर डी एरोजियन अपर्दन। अपर्दन यानी कि जब नदी में पानी वानी आता है, बहुत तेज बारिश हो रही है तो उससे क्या होता है, जो पत्थर हैं या मिट्टी कट के बह जाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा अक्षय वेदरिंग। ठीक है, इसका आंसर होगा अक्षय वेदरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड। मैंने अभी आपको बताया ये चीज, मैंने आपको अभी ये चीज बताई है। ठीक है, मैग्मा के ठंडा होने से, ज्वालामुखी के जो के अंदर से मैग्मा निकलता है, जब वो ठंडा होकर चट्टानें बनती है तो क्या कहलाती है, ए रॉक साल्ट्स, हिमालयन साल्ट, बी मेटामॉर्फिक साल्ट कायंत्रित सेल, सी इग्निशियस आग्नेय, या फिर डी अवसादी। जैसा कि मैंने पहले बताया तो इसका आंसर क्या होगा, इग्निशियस आग्नेय, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है स्लेट क्या है, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है। तो ए ऑप्शन है मेटामॉर्फिक कायंत्रित, बी सेडिमेंट्री अवसादी, सी इग्निशियस आग्नेय, या फिर डी वॉल्केनिक। तो आग्नेय मैंने आपको बता ही दिया कि जो निकलती है उससे, ज्वालामुखी से। वॉल्केनो तो ज्वालामुखी है, ये कोई चट्टान नहीं है। अवसादी
चट्टान हो नहीं सकती इसमें। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? मेटामॉर्फिक काइंथ्रिट। काइंथ्रिट यानी कि स्लेट जो है वो आपकी एक जो है बहुत ही फाइन ग्रेन होमोजीनियस मेटामॉर्फिक रॉक होती है। यानी कि जैसे कि कोई बड़ी चट्टान है, उससे हम लोग हमारे घर में जो टाइल्स आती है, टाइल्स, ठीक है, ये सारी क्या है? ये सब मेटामॉर्फिक है, काइंथ्रिक स्लेट है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं काइंथ्रिक सेल। तो ये आपके ऑप्शन क्या है इसका? ए, ठीक है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अपने हित विहारियों में जितने लोग हैं, अपने दोस्त हैं, सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिए, लगातार क्वेश्चन इसी तरह की सीरीज आपके लिए आती रहेगी, जो कि जुडिशरी एग्जाम में आपके आने वाले बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 27 एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक? निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए मार्बल, बी सैंडस्टोन, सी क्वार्ट्राइज, या फिर डी डायमंड। तो देखिए दोस्तों, संगमरमर जो है वो भी आपकी चट्टानों से, उससे बन के किसी एक चट्टान से दूसरा रूप लेकर के बनी है। कार्टराइज भी है, ये भी आपकी दूसरा रूप है चट्टान का। और डायमंड भी आपका जो है ये भी दूसरा रूप है किसी चट्टान का। जो सैंड स्टोन है ये आपका जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये सैंड जो साइज होती है ग्रेस, मिनरल होते हैं, इसमें रॉक होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। मतलब ये चट्टान का फर्स्ट फर्स्ट रूप है। फर्स्ट रूप समझिए, या फिर इसका जो है समझिए कि ये ओरिजिनल फॉर्म में एक चट्टान है। और ये बाकी जो है संगमरमर, कार्टराइज, जो डायमंड, ये सब ओरिजिनल नहीं है, किसी चट्टान से या किसी रॉक से बनाई गई है, ठीक है। तो ये है आपका आज का सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।